फ्रेंड्स, आज हम ब्रोकन इमेजेस का फिर से नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। ब्रोकन इमेजेस में हमने पढ़ लिया था कि मंजुला नायक स्क्रीन पर आ गई थी और वो अपनी बारे में बता रही थी किस तरीके से वो नॉवल उन्होंने इंग्लिश में लिखा और वो इंग्लिश में नॉवल स्वतः ही उनसे निकल पड़ा, जिसके लिए उनकी आलोचना हुई जैसा वो बता रही थी। और उनसे कई तरीके की बातें लोगों ने उन पर कई तरह के सवालात लोगों ने खड़े किए। तो उसी संबंधित हम आगे चैप्टर को लेके आगे बात को बढ़ा रहे हैं। तो आइए उस पार्ट को हम पढ़ते हैं। यहाँ हमने देख लिया था, इस लाइन पर हम थे, यहाँ पर लास्ट लाइन में थे, यहाँ पर ये ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश कि वो जिस आदमी ने ये कहा वो उसने भी ये बात अंग्रेज़ी में कही कि अंग्रेज़ी में लिखना बेईमानी है। अगर भारतीय लेखक अंग्रेज़ी में लिखता है तो वो लेखन के साथ बेईमानी कर रहा है। जिसने ये बात कही उसने भी बात अंग्रेज़ी में कही। स्पीकिंग इन इंग्लिश, जैसे मानो अंग्रेज़ी में बोलना, एज यू नो, जैसे आप जानते हैं, गिव्स देता है। अंग्रेज़ी में बोलना जैसे मानो देता है, क्या देता है? यू द अथॉरिटी, आपको एक प्रभुत्व दे देता है। जैसे मानो अंग्रेज़ी में बोलना आपको एक प्रभुत्व देता है। टू मेक ऑरेकुलर प्रोनाउंसमेंट, कि आप जो है बिल्कुल भविष्यवाणी संबंधी घोषणा कर सकें, ऑरेकुलर प्रोनाउंसमेंट कर सकें। ऑरेकुलर प्रोनाउंसमेंट मतलब भविष्यवाणी संबंधी घोषणा आप कर सकें। ऑन इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य पर और भाषाओं पर। जैसे मानो अंग्रेज़ी में भी लोगों का बोलना, चाहे से भले ही वो भारतीय साहित्य पर बोल रहे हों या भारतीय भाषाओं पर बोल रहे हों, लेकिन वहाँ पर भी अंग्रेज़ी बोलना उनको भविष्यवाणी संबंधी प्रभुत्व देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भले ही वो हिंदी के लेखक हैं या कन्नड़ के लेखक हैं, लेकिन जब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, जब वो कोई बयान देंगे, तो वो अंग्रेज़ी में देने में अपना ज़्यादा बड़प्पन समझेंगे, जैसे मानो उनका बयान को ज़्यादा प्रभुत्व मिलता हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो जिसने मेरी ये बुराई की कि मैं अंग्रेज़ी में लिख करके मैंने भाषा के साथ गद्दारी की, उन्होंने खुद ने ही ये बयान मेरे खिलाफ जो बयान दिया वो अंग्रेज़ी में दिया। बट माई रिस्पॉन्स टू द चार्ज, लेकिन जो मेरा जवाब है, उत्तर है इस आरोप के प्रति कि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ पैसे के लिए, जो मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं अंग्रेज़ी में जो लिखती हूँ वो पैसे के लिए लिखती हूँ, मनी के लिखती हूँ, वुड बी, वो जवाब ये होगा कि क्यों ना लिखूँ, वाई नॉट, कि मैं अंग्रेज़ी में क्यों ना लिखूँ, वाई नॉट। इज़न्ट दैट ए गुड इनफ रीज़न, क्या ये एक अपने आप में काफ़ी पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी में अगर लिख रही हूँ तो पैसे के लिए लिख रही हूँ। वुड यू लाइक टू सी व्हाट रॉयल्टीज़, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कितनी रॉयल्टी मैंने कमाई। रॉयल्टी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो लेखकों को मिलती है उनकी रचनाओं के लिए प्रकाशकों के द्वारा जो राशि मिलती है उसको रॉयल्टी कहते हैं। वो उनको हर प्रकाशन के साथ में, हर संस्करण के साथ में, जब जब भी वो किताब छपती है उनको राशि मिलती है। लेखकों को जिन्होंने लिखा वो रचना, जब भी वो रचना छपती है तो वो राशि मिलती है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि मैंने क्या रॉयल्टी कमाई? आई अर्न व्हेन आई रोट इन कन्नड़, जब मैंने कन्नड़ भाषा में लिखा। पॉज, वो रुकती है। यस द एक्यूजेशन हाइड्स और परहैप्स रिवील्स, हाँ ये आरोप छिप जाता है या शायद उजागर हो जाता है। एक ग्रिम एंग्जाइटी, एक निष्ठुर व्याकुलता। एज इज़ क्लियर, तो कहने का मतलब ये उन लोगों में बड़ी एक निष्ठुर व्याकुलता है मेरे प्रति, जलन सी है। एज इज़ क्लियर, जैसा कि साफ होता है। फ्रॉम द डिक्टम, टिप्पणी से, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी, जो एकेडमी के प्रेसिडेंट थे, अकेडमी के प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी टिप्पणी से भी साफ होता है। व्हाट इज़ द इशू इज़ नॉट क्रिएटिविटी, कि जो मुद्दा उन्होंने बनाया है वो रचनात्मकता का नहीं बनाया है। जो इशू उन्होंने बनाया है वो रचनात्मकता का मुद्दा उन्होंने नहीं बनाया है। उन्होंने मुद्दा बनाया है मनी को। बट मनी, जो उन्होंने मुद्दा बनाया वो किसको बनाया? क्रिएटिविटी को नहीं बनाया। उन्होंने क्रिएटिविटी को मुद्दा नहीं बनाया, बट मनी, पैसे को मुद्दा बनाया। व्हाट हिट्स एवरीवन, हर एक की आंख में जो खटक रहा है, हिट्स एवरीवन इन द आई इज़ द मनी, वो पैसा खटक रहा है। ए राइटर इन इंग्लिश कैन अर्न, जो एक लेखक अंग्रेजी में कमा सकता है। द एडवांस आई रिसीव्ड, और जो एडवांस राशि मुझे मिली फॉर माई नॉवल, मेरे नॉवल के लिए जो मुझे एडवांस राशि मुझे मेरे नॉवल के लिए मिली, द एडवांस ओनली, खाली एडवांस राशि ही, यानी अग्रिम राशि, ध्यान देना, माइंड यू, हेल्प मी, उसने मेरी मदद की कि मैं मेरे जॉब से रिजाइन कर दूं, मैं मेरी नौकरी से त्यागपत्र दे दूं, एंड कंसंट्रेट, और एकाग्र करूं ऑन राइटिंग, मेरे लेखन पर ध्यान एकाग्र करूं। इतना पैसा मुझे एडवांस में मिल गया।
ऑफ कोर्स इट्स ए कॉज फॉर जेलसी। तो वाकई में ये तो जलन का कारण होगा ही सही। तो जितने भी लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कन्नड़ लेखक, वो जल रहे हैं, और जलन का कारण क्या है कि मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। हैविंग स्ट्रगल्ड इन कन्नड़, कन्नड़ भाषा में संघर्ष करते हुए आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ ये बात। ए कन्नड़ प्रोवर्ब सेज, एक कन्नड़ लोकोक्ति कहती है, ए रेस्पॉन्स इज गुड, एक उत्तर अच्छा है, बट ए मीनिंगफुल रेस्पॉन्स, लेकिन एक अर्थपूर्ण उत्तर ज़्यादा अच्छा है। मीनिंगफुल रेस्पॉन्स इज़ बेटर, एक अर्थपूर्ण उत्तर ज़्यादा अच्छा है। मीनिंगफुल का मतलब है अर्थपूर्ण, और अर्थपूर्ण ये कन्नड़ शब्द है फॉर मीनिंग, अर्थ के लिए, मीनिंग के लिए। मीनिंग यानी अर्थ होता है, हिंदी में भी अर्थ ही होता है मीनिंग का मतलब, और कन्नड़ भाषा में भी मीनिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो कन्नड़ शब्द है मीनिंग शब्द के लिए, कन्नड़ शब्द जैसे हिंदी शब्द का मीनिंग के लिए, जैसे मीनिंग के लिए हिंदी शब्द क्या है, अर्थ, वैसे मीनिंग के लिए हिंदी शब्द भी क्या है, अर्थ है। वैसे ही मीनिंग के लिए कन्नड़ शब्द भी क्या है, अर्थ है। विच आल्सो मीन्स मनी, और इस अर्थ का मतलब पैसा भी होता है, धन भी होता है। एंड ऑफ कोर्स, और वाकई में प्रसिद्धि, पब्लिसिटी, विज्ञापन, ग्लैमर, चमक दमक, पावर, शोहरत, सत्ता, सब कुछ। तो ये जब जो मुझे मिला, इससे सब लोग कन्नड़ लेखक मुझसे जल रहे हैं, और वो ये कह करके हंसती है, लाफ्स। लिव मी लिव इट एट डेट, लेट मी लीव इट एट डेट। तो अब जरा मुझे इस बात को छोड़ने दो यहीं पर ही, लेट मी लीव इट एट डेट। अब मुझे इस बात को यहीं छोड़ने दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एवरीवन आस्क इज अबाउट द बुक इटसेल्फ। जो दूसरा क्वेश्चन हर एक व्यक्ति जो पूछता है वो किताब के बारे में पूछता है। थैंक गॉड, धन्यवाद है ईश्वर का इस बात के लिए कि किताब के लिए तो पूछा किसी ने। अब वो क्वेश्चन पूछता जो है उसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि ये तो मुद्दे की बात हुई। हाउ कुड यू, सवाल ये है कि कैसे आप, यू सीम, आप तो दिखते हो इतने ताकतवर, इतने एक्टिव, आप तो मजबूत दिखते हो, एक्टिव दिखते हो, सक्रिय दिखते हो। वो कहती है मंजुला नायक कि मैं एक लॉन्ग जंप एथलीट थी, मैं लॉन्ग जंप की खिलाड़ी थी कॉलेज में, दो ऑफ कोर्स नॉट, हालांकि मैं इतनी बढ़िया नहीं थी जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज हुई है। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप में भारत का नाम रोशन किया है। हालांकि मैं इतनी अच्छी भी खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन मैं लॉन्ग जंप की खिलाड़ी रही थी। हाउ कुड यू सो विविडली, और आप कैसे इतने विविडली। तो सवाल ये करते हैं कि आप तो इतने एक्टिव दिखते हो, इतने हेल्दी दिखते हो, तो आपने कैसे इतना सजीव रूप से रिक्रिएट, वर्णन कर दिया द इनर लाइफ। आप कैसे सजीव रूप से वर्णन कर सकती हैं आंतरिक जीवन का एक ऐसे व्यक्ति का, कन्फाइंड टू बेड, जो बिस्तर पर ही रही अपने पूरे जीवन में। उस नॉवल के अंदर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया, एक ऐसी लड़की का, महिला का वर्णन किया जो पूरे जीवन पर बिस्तर पर रही। और जो मंजुला नायक है, ना तो वो अपंग और वो हेल्दी, एक्टिव, तो कैसे आप इतने हेल्दी और एक्टिव हो, और कैसे एक विकलांग टाइप की औरत का आपने इतना गहनता से वर्णन कर दिया, ये सवाल भी लोग पूछते हैं। हाउ कैन ए हेल्दी, तो सवाल क्या पूछते हैं लोग, कैसे एक स्वस्थ आउटडोर वुमन, एक बाहर मैदान में रहने वाली औरत इतनी प्रभावशाली रूप से इमोशनल वर्ल्ड की रचना कर देगी, भावनात्मक संसार की रचना कर देगी ऑफ ए विकलांग व्यक्ति, ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन। ये सवाल लोग पूछते हैं कि कैसे एक स्वस्थ बाहर रहने वाली औरत इतनी प्रभावशाली रूप से इमोशनल वर्ल्ड की का रचना करेगी, भावनात्मक संसार का वर्णन कर देगी एक अपंग महिला का। ये सवाल है कि भाई आप इतने एक्टिव हो, इतने हेल्दी हो, आपने कैसे एक अपंग महिला का इतना विशद वर्णन कर दिया। मैन इट इज़ सैड, तो ये बहुत दुख की बात है, बट आई ओ, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूँ, ऋणी हूँ इसके लिए मेरी छोटी बहन मालिनी की। शी वॉज फिजिकली चैलेंज्ड, वो शारीरिक रूप से अपंग थी। फिजिकली चैलेंज मतलब शारीरिक रूप से विकलांग थी। सफ़र्ड फ्रॉम, वो ग्रसित थी एक बीमारी से जिसे तकनीकी रूप से कहा जाता है मेनिंजोमाइलोकल। इस बीमारी से वो ग्रसित थी, मेनिंजोमाइलोकली। इस ये बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी का नाम है मेनिंजोमाइलोकली, ठीक है। तो वो मेरी जो बहन थी वो तकनीकी रूप से एक बीमारी से ग्रसित थी जिसका नाम था टेक्निकली, जिसको तकनीकी रूप से कह सकते हैं सफल, ग्रसित थी एक बीमारी से जिसका नाम था मेनिंजोमाइलोकली। इस बीमारी में क्या होता है, आइए देखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी, इस बीमारी में उनकी बॉडी का जो ऊपरी भाग था, मतलब कमर से ऊपर का, वॉज परफेक्टली नॉर्मल, वो पूरी तरह से सामान्य था। बिलो द वेस्ट, लेकिन कमर से नीचे द नर्वस सिस्टम, जो उनका नर्वस सिस्टम था, जो तंत्रिका तंत्र था, वो डैमेज था, क्षतिग्रस्त था।
कंप्लीटली डाइसफंक्शनल, पूरी तरह से निष्क्रिय था। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, उनके एक के बाद एक ऑपरेशंस हुए, सीरीज ऑफ ऑपरेशंस विच स्टार्टेड सून आफ्टर हर बर्थ, जो उसके पैदा होने के बिल्कुल बाद से ही शुरू हो गए। रिड्यूस्ड हर, लेकिन इससे उसका अस्तित्व दुखपूर्ण ही सिमट करके रह गया। इन ऑपरेशन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसका जो एग्जिस्टेंस था, उसका जो जीवन था, वो दुखपूर्ण ही बन करके रह गया। शी स्पेंड हर एंटायर लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन बिताया, स्पेंड हर एंटायर लाइफ, पूरा का पूरा जीवन बिताया उसने, एंटायर वर्ड है यहाँ पर, एंटायर, पूरा जीवन बिताया रह करके, सीमित रह करके, टू द व्हील चेयर, किसको, व्हील चेयर पर ही रह करके अपना जीवन बिताया। 6 years ago, 6 साल पहले, माई पेरेंट्स डाइड, मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। शी केम टू स्टे विद, और वो हमारे यहाँ रहने आ गई, विद अस इन आवर हाउस इन जयनगर, वो जयनगर में हमारे घर पर रहने के लिए आ गई। और वो जयनगर में हमारे घर पर रहने के लिए आ गई। एंड आई नर्स्ड हर, और मैंने उसकी देखभाल की। आई नर्स्ड हर, मैंने उसकी देखभाल की। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स इट वॉज क्वाइट क्लियर, और पिछले कुछ महीनों में ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि शी डिडंट हैव मच टाइम लेफ्ट। और उसके आखिरी महीनों में जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मच टाइम लेफ्ट, आई एम चाइल्डलेस, तो मैं भी कोई संतान नहीं है मेरे भी, मैं भी बिन बच्चों की माँ हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं है। एंड शी बिकेम माई चाइल्ड, और वो मेरी बच्ची बन गई, मैंने मतलब बेटी की तरह उसको ध्यान रखा। ट्रूली द बुक इज़ अबाउट हर, वास्तव में किताब उसके बारे में ही है। आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर मेमोरी, मैंने ये किताब उसकी याद में ही उसको समर्पित की है। शी डाइड लास्ट ईयर, वो पिछले वर्ष मर गई। जस्ट ए फ्यू मंथ्स, केवल कुछ महीनों पहले ही, बिफोर द बुक केम आउट, किताब छपने के पहले, किताब के प्रकाशित होने से पहले ही कुछ महीने पहले वो मर गई, मेरी सिस्टर। आई हैव ट्राइड टू रिलीव, मैंने कोशिश की है फिर से जीने की, रिलीव फिर से जीने की। व्हाट आई लर्न, जो भी मैंने सीखा उसके भावनात्मक जीवन के बारे में, जैसा कि मैंने उसकी देखभाल की थी, टेंडेड हर, उसकी सेवा की थी, शुश्रूषा की थी, सेवा शुश्रूषा, वॉच्ड हेल्पलेसली, और उसको असहाय रूप से देखा था। एज शी फ्लोटेड, जब वो तैर रही थी, मृत्यु के अंदर तैर रही थी, जब वो मृत्यु शैया पर तैर रही थी, उस सबको मैंने फिर से जीने की कोशिश की इस नॉवल में। आई मिस हर, मैं मेरी बहन को मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। आई मिस माई ब्यूटीफुल, मैं याद करती हूँ मेरी सुंदर, प्यारी सी, सौम्य सी, विनम्र सी बहन को। हर आइज मॉइस्टन, और उसकी आंखें बिल्कुल नम हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू से आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल पढ़ते हैं अब इसको हम।